सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये गाइडलाइन अपडेट हुई है 2024 में। ठीक है, पहले दो गाइडलाइन थी ना, एक प्रेगनेंसी की अलग थी और परफ्यूरम की अलग थी। अब दोनों को मिला के इन्होंने एक गाइडलाइन ही कर दी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कौन सी पेशेंट्स रिस्क पे होती हैं जिनको सेप्सिस हो सकता है। All women are the risk of the sepsis during the pregnancy as well as the postpartum period। क्योंकि इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हमारी इनेट इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड्स में सेप्सिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, during the pregnancy and the postpartum period, clinicians should be aware of the able to recognize the risk factor for developing the maternal sepsis. Women at the risk of the sepsis in the pregnancy should be made aware of this and provided the information including access to the risk care of the reduced risk। ठीक है, तो क्लिनिशियन को पता होना चाहिए कि कौन से साइन और सिम्टम्स हैं ताकि वो अर्ली रिकॉग्नाइज कर सकें सेप्सिस को और उसको अर्ली ट्रीट कर सकें। अगर हम अर्ली रिकॉग्नाइज करेंगे, अर्ली ट्रीट करेंगे तो हम उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ओके, अब आ जाएं कि रिस्क फैक्टर कौन से हैं सेप्सिस जिनकी वजह से हो, उन जिनमें ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा, मैटरनल और ऑब्स्टेट्रिक रिस्क फैक्टर को ना इन्होंने डिवाइड कर दिया है। मैटरनल अगर ओबेस है, डायबिटिक है, अगर एनेमिक है, अगर उसकी एज 35 से ज़्यादा है, या वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड मेडिकेशंस ले रही है, स्टीरॉयड ले रही है, या कोई कीमोथेरापी पे है। अच्छा, उसके अलावा जो इथनिसिटी माइनॉरिटी में पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। रीनल, कार्डियक, लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट्स में हिस्ट्री ऑफ द पेल्विक इन्फेक्शन और कॉन्टैक्ट विद द गैस या आईवी ड्रग यूज़र, इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक रिस्क फैक्टर कौन से हैं। अगर प्रोलॉन्ग रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, अच्छा कितनी प्रोलॉन्ग, मोर देन 18 आवर, ठीक है, उनमें फिर सबसे ज़्यादा कॉमन है। सिजेरियन बर्थ में ज़्यादा कॉमन है। अगर वजाइनल ट्रॉमा होता है उसमें ज़्यादा कॉमन है। आरपीओसीज में इन्वेसिव प्रोसीजर जैसे कि एमिनोसेंटेसिस और सीवीएस उनमें कॉमन है। मल्टीपल जेस्टेशन और सर्वाइकल सर्कलाज। ठीक है, सो दीज आर द रिस्क फैक्टर इन विच द सेप्सिस इज मोर कॉमन। ठीक है, तो अच्छा अब आ जाते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो मोस्ट कॉमन काज हैं प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप देखें कि ई कोलाई इज़ द मोस्ट कॉमन काज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बट प्रेगनेंसी के दौरान जो मोस्ट कॉमन काज है वो ई कोलाई है। अगर परफ्यूरम में या पोस्टपार्टम में आपसे पूछें तो फिर वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, अच्छा प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है? ई कोलाई, उसके बाद ग्रुप बी हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जीबीएस है, उसके बाद है नेरोपोर, फिर ओरियस है। और पोस्टपार्टम में जो सबसे ज़्यादा 10 एंड 12 वुमेंस में जो मोस्ट कॉमन काज है वो है गैस। ठीक है, अच्छा इसका जो सेकंड नेम है ना वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन, और ग्रुप बी हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का जो दूसरा नेम है वो है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिशी। ठीक है, तो ये जो उसके सेकंड नेम्स हैं ना वो भी आपने याद करने हैं क्योंकि कभी कभी ये आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ काजेज़ होते हैं जो ऑब्स्टेट्रिक काजेज़ की वजह से भी सेप्सिस हो सकता है, कुछ नॉन ऑब्स्टेट्रिक काजेज़ की वजह से भी सेप्सिस हो सकता है। तो करना क्या है, आपने हिस्ट्री लेनी है, उसकी एग्जामिनेशन करनी है ताकि आप रूल आउट कर सकें सेप्सिस का काज। अच्छा, आप सेप्सिस सस्पेक्ट कब करेंगे? अगर पेशेंट आपके पास आती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या तो फिर आफ्टर द प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम पीरियड में आती है और उसको कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन है और वो रैपिडली डिटोरिएट हो रही है उसकी कंडीशन, तो आपने सेप्सिस सस्पेक्ट करके उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। विद इन 1 आवर आपने उसको आईवी एंटीबायोटिक दे देनी है। ठीक है, अच्छा आप अदर काजेज़ अदर देन दी जेनाइटल ट्रैक्ट कौन से काजेज़ आ जाते हैं? मेनिंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया की वजह से भी हो सकता है, नमूनिया की वजह से भी सेप्सिस हो सकता है, कार्डाइटिस की वजह से भी हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, अपेंडिसाइटिस, बाउल परफोरेशन, मेस्टाइटिस। ठीक है, मेस्टाइटिस के साथ आपको मोस्टली जो पेशेंट प्रेजेंट करती है ना पोस्टपार्टम पीरियड में फीवर के साथ, उसमें जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो मेस्टाइटिस होता है। ठीक है, अच्छा मेस्टाइटिस में लीड टू दी ब्रेस्ट एब्सेस, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करेगी? इन्फ्लैम्ड ब्रेस्ट के साथ, फीचर्स ऑफ द सेप्सिस एंड दी ब्रीजिंग सजेस्टेड द डीपर इन्फेक्शन सच एज दी नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस। ठीक है, बाकी आपके पास यूटीआई के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है, इस वजह से भी सेप्सिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस
or thrombophlebitis or early necrotizing fasciitis. So these are the causes other than the genital tract. अच्छा, ये देखिए नॉन इन्फेक्टिव काजेज़ हैं जिनकी जो प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जैसे सेप्सिस प्रेजेंट करता है, ठीक है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन उसमें आ जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज़, एक्यूट फैटी लिवर, क्योंकि इनके साइन और सिम्टम्स मैच करते हैं, DIC और TTP, ऑकल्ट ब्लीडिंग, एपिड्यूरल रिलेटेड मैटरनल फीवर, मीजोप्रेस्टोल साइड इफेक्ट, ठीक है। सो देयर साइन और सिम्टम्स आर मिमिक विद द सेप्सिस, तो आपको इनको भी जहन में रखना है। अच्छा, अब जो ये गाइडलाइन अपडेट हुई है ना, इन्होंने डिवाइड कर दिया है कि जैसे CTG में है ना रेड फ्लैग के साइन और अंबर फ्लैग, तो इस तरह से इसमें भी रेड फ्लैग है और अंबर है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अगर रेड फ्लैग साइन है ना, तो आपने क्या करना है, require the immediate management with the initiation of the sepsis bundles for the inpatient and referral by the biliary transfers from the community। आपने अर्जेंट उसको रेफ़र करना है और आपने सेप्सिस बंडल स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, रेड फ्लैग साइन है क्या, जब रिस्पायरेटरी रेट 25 से ज़्यादा हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से कम हो, हार्ट रेट 130 से ज़्यादा हो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम हो, यूरिन आउटपुट नोट यूरिन पास इन द 12 आवर इफ द कैथेटराइज रेट इज अ लेस देन दी 0.5 ml पर kg, ठीक है। और अंबर साइन जब भी आपको मिले तो आपने क्या करना है, आपने विद इन 1 आवर सीनियर से रिव्यू लेना है, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या आ जाता है फिर, रेस्पिरेटरी रेट 21 से 24 तक हो। अच्छा, जहाँ पे अंबर ख़त्म होता है वहाँ से रेड फ्लैग साइन स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा, हार्ट रेट 100 से 130 तक हो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 तक हो, 90 से 100 तक हो, यूरिन उसने पास नहीं किया हो, अगर पास किया भी हो, कैथेटराइज किया हो आपने, तो उसको 0.5 ml to 1 ml पर kg तक यूरिन आउट हुआ हो, ठीक है। और टेम्परेचर 36 से ज़्यादा कम हो या तो 38 से ज़्यादा हो, करंट डायबिटिक कर दी, जेस्टेशनल डायबिटिक को, क्लोज कॉन्टैक्ट हो विद दी गैस है। अच्छा, उसके अलावा प्रोलोंग रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, कितनी प्रोलोंग हो, मोर देन दी 18 आवर, प्रोलोंग वजाइनल ब्लीडिंग के साथ हो या ऑफेंसिव डिस्चार्ज के साथ हो। सो दीज आर दी अंबर साइन, ठीक है। तो इनमें आपने क्या करना है कि विद इन 1 आवर आपने क्लिनिकल रिव्यू लेना है फ्रॉम दी सीनियर। जब भी आप सेप्सिस सस्पेक्ट करेंगे, जैसे हमने साइनो सिम्टम्स पढ़े ना, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट इन्फेक्शन के साथ आई है और उसको साइनो सिम्टम्स हैं, डिटोरिएट हो रही है, तो आप करेंगे सेप्सिस सस्पेक्ट। तो उस केस में आपने उसको क्या करना है, आपके पास कम्युनिटी में आई है तो आपने उसको अर्जेंट रेफरल करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने मॉनिटर कैसे करना है सेप्सिस वाले पेशेंट को, आप म्यूज चार्ट के थ्रू आप उसको मॉनिटर करते हैं, आपने MDT को इन्वॉल्व करना है और आपने सीनियर से रिव्यू लेना है। So in this way you can monitor to the patient who come with the sepsis। अच्छा, उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन कौन सी भेजनी है, ब्लड कल्चर आपने भेजना है, पर उससे पहले आपने ब्लड कल्चर सेंड करके आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी है, आपने उसकी रिजल्ट का वेट नहीं करना, ठीक है। हाउएवर द एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड विदाउट वेटिंग फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल रिजल्ट। कंसीडर द herpes simplex वायरस PCR व्हेन इंडिकेटेड। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि सेप्सिस herpes simplex की वजह से, तो आपने उसका PCR करवाना है। बाकी आप ब्लड कल्चर करेंगे और सीरम लैक्टेट भेजेंगे अर्जेंट में, ठीक है। अगर सीरम लैक्टेट 4 ml से ज़्यादा है तो आपने क्रिटिकल केयर टीम के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं ना, वो डिपेंड करती हैं कि काज क्या है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि RPUCs है तो आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि डीप पेल्विक एब्सिस है, क्योंकि वो तो अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट नहीं होती, तो उसके लिए आप CT करेंगे। और अगर आपको कोई चेस्ट पैथोलॉजी लग रही है तो आप चेस्ट एक्सरे करेंगे। अच्छा, और अगर कोई वूंड इन्फेक्शन है तो आप स्वाब लेंगे। और रूटीन में आपने CBC करनी है, इसकी कोगुलेशन प्रोफाइल करना है, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट, LFT, C रिएक्टिव प्रोटीन, ABGs करनी है, ठीक है, और RBS करना है। एप्रोप्रिएट वायरोलॉजिकल टेस्टिंग इंक्लूडिंग द COVID-19 वो अगर इंडिकेटेड है तो आपने करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी। अच्छा, अगर पेशेंट को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि फेरिंजाइटिस है तो आपने थ्रॉट स्वाब लेना है, ठीक है।
और अगर आपको मल्टी रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस इन्फेक्शन लग रहा है तो उसके लिए आपने नोज स्वाब लेना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि काज क्या है, उस हिसाब से फिर आपने आगे इन्वेस्टिगेट करना है। बाकी जो बेस लाइन है वो आपने तो भेजनी है, आपने ब्लड कल्चर भेजना है, इसका सीरम लैक्टेट करना है, CBC, LFT, RFT, इलेक्ट्रोलाइट, एबीजीज, RBS, ये आपने भेजने हैं सबके, ठीक है। अच्छा, तो 1 आवर बंडल में आपने क्या क्या भेजना है? सीरम लैक्टेट आपने मेजर करना है। ऑप्टेंड द ब्लड कल्चर बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंटीबायोटिक, डोंट डिले दी एंटीबायोटिक, ठीक है, फॉर दी रिजल्ट। आपने इसे नहीं करना कि रिजल्ट आए तो फिर हमने स्टार्ट करनी है एंटीबायोटिक, आपने एडमिनिस्ट्रेट करनी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और आपने फ्लूड देना है, ठीक है। फ्लूड आप कैसे देंगे? अगर आपका लैक्टेट लेवल 4 ml से ज़्यादा आ जाता है तो आपने रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन करनी है फ्लूड की, ठीक है। या तो आप 500 का बोलस से दें या तो फिर आप 30 ml पर kg के हिसाब से दें। और अगर आपका ब्लड प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर कम है फिर भी उसके बाद भी पेशेंट हाइपोटेंसिव है तो आपने वेजोप्रेसर देने हैं, ठीक है। आपने अपना मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 65 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ज़्यादा रखना है। और अगर आपका इनिशियली जो लैक्टेट लेवल है वो 2 ml से ज़्यादा था, 2 मिलीमोल से ज़्यादा था, तो आपने दोबारा उसको 1 घंटे के बाद दोबारा मेजर करना है। अच्छा, ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि अगर फेब्राइल है पेशेंट और इलनेस के साथ आपके पास आती है, चिल्स, राइगर और माइलेज आए, तो आपको क्या क्या जहन में रखना है। इट कुड बी द स्टैफ्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्पेशली अगर वूंड है ना या रेश है तो उनमें हो सकता है, ठीक है। और अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ आती है तो उसमें फिर आपने इकोलाई को जहन में रखना है, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास पेशेंट आती है कॉन्टेक्ट विद दी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, तो उसमें फिर टॉन्सिलाइटिस के साथ आएगी या सेलुलाइटिस के साथ आएगी, फ्लू लाइक इलनेस होगी उसको, उसमें उसमें फिर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा। रिकरेंट इन्फेक्शन स्किन इन्फेक्शन के साथ आती है तो स्किन इन्फेक्शन में आपको जहन में होना चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस को आप जहन में रखेंगे। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ आती है, ठीक है, तो उसमें आप TB को जहन में रखेंगे, ठीक है, या तो फिर आप नमूनिया को भी रख सकते हैं। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में या डिसयूरिया, यूरिनरी रिटेंशन के साथ आपके पास आती है तो फिर आप HCV माइंड में रखें, ठीक है। और UTI के साथ आती है तो फिर इकोलाई। IV ड्रग अब्यूसर में ग्रुप A आ जाता है और स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस भी आ जाता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में मोस्टली पेशेंट हमारे पास डायरिया वोमिटिंग के साथ आएगी तो उसमें फिर आपने फूड बॉर्न जो पैथोजेंस है ना, सल्मोनेला टाइफी, इनको जहन में रखना है। और स्टैफ्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस एक्सोटॉक्सिन। अच्छा, जूनोटिक इन्फेक्शन में आपने सल्मोनेला, लिस्टेरिया, इनको रखना है माइंड में, ठीक है। तो वो तो आपको फिर हिस्ट्री से ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चार्ट वैसे इतना याद होगा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी पॉइंट आप क्लिक कर लें कि आती है इलनेस के साथ आती है तो आपने क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर UTI के साथ आती है, अगर स्किन इन्फेक्शन के साथ आती है तो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस होता है। अगर चेस्ट इन्फेक्शन के साथ आती है तो फिर आप TB को माइंड में रखें, नमूनिया को रखें माइंड में। अच्छा, अगर माइल्ड रेशेस या एलर्जी हो ना पेशेंट को पेनिसिलिन के साथ तो आप सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, ठीक है। बट अगर एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो जाए पेनिसिलिन से तो फिर आप सेफेलोस्पोरिन नहीं देते, ठीक है। तो फिर आपने क्या देनी है, एरिथ्रोमायोसिन दे सकते हैं, क्लाइंडा दे सकते हैं या वेनको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखें आप। अच्छा, आपने MDT टीम में किस किस को इन्वॉल्व करना है? सीनियर क्लिनिशियन, obstetricians or obstetric anesthetic and senior midwife should be directly involved in the decision to the accelerate care within 1 hour of any deterioration, ठीक है। Expert MDT should be sought urgently as a senior level when the sepsis is suspected. There should be an urgent referral to the critical care team in the severe or the rapidly deteriorating cases of the sepsis when the facilities skilled to care for the women are not available on the maternity unit, ठीक है। अगर maternity unit में आपके सीनियर अवेलेबल नहीं है तो आपने फिर पेशेंट को अर्जेंट रेफरल करना है क्रिटिकल टीम के पास, ठीक है।
अच्छा, आपने मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले आपने हिस्ट्री ली और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि सेप्सिस है, तो आपने विदिन 1 आवर्स को एंटीबायोटिक दे देनी है, ठीक है। चाहे शौक हो चाहे ना हो, आपने एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देनी है। यूज़ सेप्सिस बंडल, अभी हमने 1 आवर सेप्सिस बंडल पढ़ा जिसमें हम एंटीबायोटिक दे रहे थे, ब्लड कल्चर भेज रहे थे, सीरम लैक्टेट भेज रहे थे, उसको फ्लूइड दे रहे थे, ठीक है। तो ये है 1 आवर बंडल। फिर 1 आवर के बाद आपने रिपीट करनी होती है सीरम लैक्टेट लेवल। यूज़ सेप्सिस बंडल में इम्प्रूव दी कंप्लाइंस विद द अर्जेंट मैनेजमेंट मोस्टली इन द वुमेन हु आर एट दी हाई रिस्क ऑफ द सेप्सिस। ओके, तो रिकमेंडेशन क्या है कि आपने उसको फ्लूइड देना है, या तो आप 30 ml पर केजी के हिसाब से दें, या तो फिर आपने इसको बोलस में दे दें 500 ml फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने उसको एंटीबायोटिक जो देनी है, आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। अगर किसी पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग सेप्सिस है और आपको ऑर्गेनिज्म का पता ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप पिपरसेलिन, टेंजोबैक्टम या तो मेरोनियम, ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव को कवर करेंगे। उसके साथ साथ आप क्लाइंडामाइसिन भी ऐड करते हैं जो एनेरोब को कवर करे, ठीक है। तो ये आपका एरोब और एनेरोब दोनों कवर हो जाएंगे। और अगर पेशेंट आपको लग रहा है कि या हिस्ट्री हो कि शी इज़ मल्टी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और अगर आपको पता है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, तो फिर आपने इन दोनों के साथ आपने वेनकोमाइसिन भी एडवाइस कर देनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप समझें कि अगर आपको ऑर्गेनिज्म का पता नहीं है ना, तो फिर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या देंगे। आप वो देंगे जो एरोब्स को भी कवर करे और एनेरोब को भी कवर करे। तो जो ग्राम नेगेटिव को कवर करता है ना, वो है पिपरसलिन या टेंजोबैक्टम। और अगर ये दोनों नहीं है तो आप मेरोनियम भी दे सकते हैं। उसके साथ आपने क्या देनी है, जो ग्राम पॉजिटिव को भी कवर करे, वो है क्लाइंडामाइसिन, ठीक है। तो आपने दोनों देनी है। बट अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है तो आपने इन दोनों के साथ वेनकोमाइसिन को भी ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है कि आपने मतलब जैसे रिपोर्ट आ गई तो आपने एंटीबायोटिक रिव्यू करनी है, फिर आप चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सेंसिटिविटी। और अगर आप चेंज कर रहे हैं ना बिकॉज ऑफ द डिटोरिएशंस की वजह से कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपने दी बट पेशेंट फर्दर डिटोरिएट हो रहा है, तो फिर आप IV एसाइक्लोवियर ऐड कर लें, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द सेकेंड लाइन रिजीम। फर्स्ट लाइन तो हमने आपको बताई कि आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। और फिर अगर उससे भी पेशेंट सेट नहीं हो रही तो फिर आपने सेकेंड लाइन ऐड कर देनी है, दैट इज़ दी IV एसाइक्लोवियर 500 मिलीग्राम 8 आवर्ली। रेगुलर सीनियर क्लिनिकल रिव्यूज़ रिकमेंड इन दी सेप्सिस। अच्छा, क्या इंडिकेशन है जिनमें आपने पेशेंट को ICU शिफ्ट करना है? अगर ब्लड प्रेशर उसका 90 से कम हो जाए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सीरम लैक्टेट ज़्यादा हो, आपने फ्लूइड दिया, उसका रिससिटेट किया, फिर भी सीरम लैक्टेट का लेवल 4 से ज़्यादा है और पेशेंट हाइपोटेंशन में ही है, ठीक है, तो फिर आप वेज़ोप्रेसर देंगे उसको, राइनोट्रोप सपोर्ट देंगे। पल्मोनरी एडिमा है, नीड द मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो इस केस में भी आपने इंटेंसिव केयर यूनिट में उसको शिफ्ट करना है। अगर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की नीड है, डिक्रीज कॉन्शियसनेस लेवल है, या तो फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर है, अनकरेक्टेड एसिडोसिस है, या हाइपोथर्मिया है, सो ऑल दीज आर द कंडीशन फॉर ट्रांसफर टू दी इंटेंसिव केयर यूनिट। अच्छा, ये चार्ट वैसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एंटीबायोटिक किस किस को कवर करती है। अगर कोएमॉक्सिल की बात करें ना, तो दिस इज़ अगेंस्ट दी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टैफिलोकोकाई और एनारोब्स, और कुछ ग्राम नेगेटिव्स को भी कवर करती है। और मेट्रोनिडाज़ोल जो हम देते हैं मोस्टली, वो एनारोब्स को कवर करती है, ठीक है। और क्लाइंडामाइसिन ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में, और एनारोब्स को भी कवर करती है। पिपरसलिन और टेंजोबैक्टम ग्राम पॉजिटिव को कवर करती है। और जो सेफेलोस्पोरिन और सेफ्ट्राजोन है हमारी, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में भी हम देते हैं। सीडोमोनास को भी कवर करती है, और GBS और गैस दोनों को कवर करती है, ठीक है। और कार्बापिनम्स वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव को कवर करती हैं और कुछ ग्राम पॉजिटिव को भी कवर करती हैं, एक्सेप्ट दी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। जेंटामाइसिन ग्राम नेगेटिव को कवर करती है। वेनकोमाइसिन भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में हम देते हैं, मोस्टली जिनमें पेंसिलिन से एलर्जी हो ना, तो फिर उनमें हम देते हैं। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें कि कौन सी एंटीबायोटिक इसको कवर करती है। अच्छा, अगर सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे फेल हो जाए ना, तो फिर हम इम्यूनोग्लोबिन भी दे सकते हैं
कब देंगे? ग्राम पॉजिटिव नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन में या तो फिर टॉक्सिक शॉक में आप दे सकते हैं, ठीक है, जब हमारे सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाएं। पर ये कंट्रा इंडिकेटेड है उन पेशेंट्स में जिनमें इम्यूनोग्लोबिन ए की कंजेनाइटल डेफिशिएंसी हो ना, तो फिर उनमें हम नहीं देते, ठीक है। तो IVIG can be given in the patient who are unresponsive and having the gram positive and necrotizing infection or toxic shock। अच्छा, उसके बाद देखें कि आपने अगर क्रिटिकली पेशेंट है, आपने ट्रीट भी कर रहे हैं, फिर भी पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट हो रही है ना, तो फिर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो फिर आप एक्सपर्टाइट करेंगे डिलीवरी। अगर 24 वीक से ज़्यादा है तो फिर आप मैग्नीशियम सल्फेट दे दें, उसको स्टीरॉयड कवर दे दें और आप सीनियर से रिव्यू लें। और लेबर के दौरान आपने कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटर मॉनिटरिंग करनी है। अच्छा, उसके अलावा आपने एनेस्थीसिया के लिए आपने सीनियर एनेस्थेटिक से रिव्यू लेना है और आपने टर्मिनेट करना है फिर उसको, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने न्यूनेट को कैसे ट्रीट करना है? जिनकी मदर को सेप्सिस है तो उनके न्यूनेट को भी आपने 24 आवर तक ऑब्जर्व करना है फॉर दी साइंस ऑफ द इन्फेक्शन के लिए। अगर उनकी मदर को ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है तो फिर आपने दोनों को एंटीबायोटिक देनी है, आपने न्यूनेट को भी प्रोफाइलैक्सिस ज़रूर देना है, ठीक है। अच्छा, पहले जो हम स्कोरिंग सिस्टम करते थे ना, अर्ली वार्निंग स्कोरिंग सिस्टम, अब इसको मॉडिफाइड कर दिया गया है। अब हम सेप्सिस को डायग्नोस करेंगे ना, वो हम करेंगे सोफा की स्कोरिंग बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें अब अच्छा क्यों मॉडिफाई किया है? क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जो प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से हमें जो स्कोरिंग सिस्टम थी वो हमें करेक्ट नहीं मिलती थी, ठीक है। तो अब इन लोगों ने इसको चेंज करके इसको सिचुएशनल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोरिंग सिस्टम कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है, आपने क्योंकि ये पूरा तो याद होगा नहीं, तो आपने सिर्फ याद करना है कि कौन से कौन ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोगुलेशन प्रोफाइल, लिवर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और रीनल कैरेटिनिन। रीनल में फिर आप कैरेटिनिन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर इनका स्कोर है ना 1 2 3 4 इन्होंने रखा है, ठीक है, 6 से अगर ज़्यादा होगा तो फिर सीवियर ही है, ठीक है। और अगर 2 पॉइंट्स हो जाती है ना तो इट मीन्स के लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, आपने इसको अर्ली रिफ़र करना है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं, कोगुलेशन प्रोफाइल में फिर आपने प्लेटिलेट देखने हैं, लिवर के लिए आप बिलिरुबिन देखेंगे और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करनी होती है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में आपने GCS देखना होता है, ठीक है। और रीनल सिस्टम में आपने कैरेटिनिन का लेवल देखना है। तो ये है सोफा स्कोर। अब आप मतलब म्यूज चार्ट की जगह पे सोफा स्कोरिंग सिस्टम इस्तेमाल करेंगे फॉर डायग्नोसिस ऑफ द सेप्सिस। अच्छा, उसके अलावा ये थोड़ा सा चार्ट देख लें कि सबसे पहले जब भी हमारे पास पेशेंट आएगी, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान आए चाहे प्रेगनेंसी के बाद आए, सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेंगे। हम देखेंगे उसमें कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी तो नहीं है, डायबिटिक, स्टीरॉयड या कीमोथेरेपी पे तो नहीं है, कोई रिसेंट ट्रोमा तो नहीं हुआ, कोई रिसेंट सर्जरी तो नहीं हुई, कोई इन्वेसिव प्रोसीजर तो नहीं हुआ इसका, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने देखनी है इंड्यूलिंग लाइनिंग, कोई ब्रोकन स्किन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, फिर आपने इन्फेक्शन को, अच्छा इनमें से कुछ भी है ना, अगर कोई एक चीज़ भी है इसकी, ठीक है, तो फिर आपने देखना है कि इन्फेक्शन की क्या सोर्स है, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ब्रेस्ट एब्सिस है, यूरिन है, एब्डोमिनल पेन या डिस्टेंशन है, या इन्फेक्टेड सिजेरियन स्कार है, या तो फिर कोरियोमनाइटिस है इसकी रूट, या एंडोमेट्राइटिस है, या पेरिनेल वुंड है, ठीक है। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलता, कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपको नहीं मिलती, इट मीन्स के सेप्सिस अनलाइकली, तो आपने अदर कासेस को डायग्नोसिस करना है। बट इनमें से अगर आपको कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मिल जाती है तो फिर आपने देखना है कि इनके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, अंबर में आती है या रेड में आती है, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर रेड में आती है तो फिर आपने क्या करना है, स्टार्ट दी सेप्सिस 6 बंडल। सेप्सिस 6 बंडल भी हम पढ़ चुके हैं कि आपने 3 चीज़ें देनी होती हैं, 3 चीज़ें आप लेंगे। क्या क्या देना है? आपने ऑक्सीजन देनी है पेशेंट को, एंटीबायोटिक देनी है आपने पेशेंट को, ठीक है, और फ्लूइड देना है। और लेना क्या है? ब्लड सैंपल आप लेंगे फॉर दी ब्लड कल्चर, सीरम लैक्टेट और CBC के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर
रेड साइन तो नहीं है इसमें, ठीक है। अगर कोई अम्बर साइन इस पे प्रेजेंट है ना, तो फिर आपने क्या करना है, विद इन 1 आवर आपने क्लिनिकली सीनियर से रिव्यू लेना है, ठीक है। तो ये है स्टार्ट में। उसके अलावा ये 1 आवर बंडल है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने सीनियर को इन्वॉल्व करना है, ऑक्सीजन देनी है, आईवी लाइन मेंटेन करनी है, टेक द ब्लड, ब्लड कल्चर भेजना है, ब्लड ग्लूकोज, लैक्टेट, सीबीसी, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, सीआरपी और क्लोटिंग भी भेजने हैं। और अगर कोई इंडिकेशन है तो फिर आप लंबर पंचर भी कर सकते हैं। और आपने इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है जो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को कवर करे। और आप आईवी फ्लूइड देंगे, ठीक है, और पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। ओके उसके अलावा ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एनारोब्स को कौन सी एंटीबायोटिक कवर करती है। क्लोस्ट्रीडिया, बैक्टीरियोइड्स और पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस के लिए हम पेनिसिलिन दे सकते हैं, मॉक्सोक्लिफ दे सकते हैं और मिरोनियम दे सकते हैं, क्लाइंडा दे सकते हैं, एरिथ्रोमायोसिन और मेट्रोनिडाज़ोल दे सकते हैं, ठीक है। और मेथिसिलिन रेजिस्टेंट में हम क्या देंगे, जेंटा दे सकते हैं। और उसके अलावा क्लाइंडा दे सकते हैं, वेनको दे सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव में हमने क्या क्या देनी है, पेनिसिलिन, एमॉक्सक्लिव और क्लाइंडा दे सकते हैं, वेनको भी दे सकते हैं, फॉस्फोमाइसिन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा सिर्फ ग्राम नेगेटिव में जो कोलीफार्म और सीडोमोनास है ना, इनकी तो हैं ही 3 ड्रग्स, जेंटा और मेरोनियम, उसके अलावा एस्ट्रोनम, तो ये 3 दे सकते हैं आप। So देखिए 11% group A streptococcus and 33% GBS are the resistant to the clindamycin. It should not be used empirically for the GBS prophylaxis. ठीक है। ओके सो अब आपको की रिकमेंडेशन की समझ में आ जाएगी क्योंकि पूरी गाइडलाइन हम पढ़ चुके हैं। Consider the sepsis is the possible diagnosis in all women with the pregnancy or antepartum or postpartum period with the suspected infection or those with the clinical conditions are rapidly deteriorate, ठीक है। तो आप सेप्सिस कंसीडर करेंगे अगर पेशेंट आपके पास आती है साइन और सिम्टम के साथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो आपने सेप्सिस सस्पेक्ट करना है और रैपिडली पेशेंट डिटोरिएट हो रही है। कम्युनिटी में है तो आपने इसको रेफ़र करना है। आपने अर्ली वार्निंग सिस्टम मॉडिफाइड फॉर दी ऑब्स्टेटिक जो अभी सोफ़ा हमने पढ़ा उसके थ्रू आपने पेशेंट को स्कोरिंग करनी है, ठीक है। और अगर 2 से ज़्यादा है तो आपने अर्ली रेफ़र करना है उसको। और आप सेप्सिस 6 बंडल स्टार्ट करेंगे, सीरम लैक्टेट को मेजर करेंगे। अगर वो ज़्यादा है तो इट मीन्स कि पेशेंट क्रिटिकली इल है, आपने इन्वॉल्व करना है, डिस्कस करना है क्रिटिकल टीम के साथ। और अगर कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल लंग्स है या कोई आपको लग रहा है कि जिसमें इमेजिंग की नीड है तो आप इमेजिंग करेंगे। यूज़ ऑफ द सेप्सिस बंडल, आपने 1 आवर सेप्सिस बंडल यूज़ करना है, ठीक है। आईवी फ्लूइड देना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है आपने पेशेंट को विद इन 1 आवर। और अगर क्रिटिकली इल प्रेग्नेंट वुमेन है तो आपने एक्सपेडाइट करना है डिलीवरी को। अगर प्री टर्म है तो फिर आपने मैग्नीशियम सल्फेट और कोर्टिकोस्टेरॉइड देने हैं। इंटरपार्टम के दौरान आपने पेशेंट की कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। और अगर आप ब्लड सैम्पलिंग कर रहे हैं तो विद कॉशन के साथ आप करें। और एनेस्थीसिया के लिए आपने सीनियर एनेस्थेटिस्ट से रिव्यू लेना है, ठीक है। और जिनकी मदर को सेप्सिस है तो उनके बच्चों को आपने 24 आवर तक मॉनिटर करना है। और अगर ग्रुप ए की वजह से है तो फिर आपने बच्चे को भी एंटीबायोटिक देनी है। अच्छा वैसे तो हर्पीस सिम्प्लेक्स सेप्सिस बहुत रेयर है, ठीक है। बट अगर पेशेंट को पेरीपार्टम के दौरान है तो फिर आपने उसकी अर्ली डायग्नोसिस करनी है, आपने उसको साइक्लोवियर देनी है। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट इट।